बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम सेलुलर रेस्पिरेशन की फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने इससे पहले पढ़ लिया कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड के अंदर यानी पायरुवेट आयन के अंदर। प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस में आपको 2 NADH और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिले। पायरुवेट अंडरगो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड इससे क्या बना एसिटाइल कोएंजाइम A और एसिटाइल कोएंजाइम A बनने के दौरान डी कार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और इसके साथ साथ NADH के 2 मॉलिक्यूल बने। 2 क्यों बने? चूंकि पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल थे और एसिटाइल कोएंजाइम A के भी आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं, तो हर चीज मल्टीप्लाई बाय 2 होगी। एसिटाइल कोएंजाइम A अंडरगो फर्दर डी कार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन इन क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल में आपके पास NADH कितने बने? 6, FADH कितने बने? 2 और ATP सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन के जरिए से कितने बने? 2 ATP बने। एक्चुअली GTP बने बट इक्विवेलेंट टू ATP। अब ये तीनों प्रोसेस के दौरान यानी ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल, इन तीनों प्रोसेसेस के दौरान आपको टोटल NADH कितने में? 10 NADH आपको मिले। FADH कितने मिले? 2 FADH2 मिले और आपके पास जो ATP बने वो 4 ATP थे। ये 4 ATP कौन से थे? दीज वर सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन के नतीजे में बने हुए ATP हैं। अब ये जो आपके पास NADH है और FADH2 हैं, इन्होंने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हार्वेस्ट किए हैं। कहाँ से हार्वेस्ट किए हैं? इस ग्लाइकोलाइसिस से या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से या क्रेब्स साइकिल से। नाउ दे विल डिलीवर देयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स along this electron transport chain and their energy is gradually step by step release होगी and this energy will be used to synthesize ATP molecule। अब एक्चुअली होता क्या है? देखें, NADH2 को जो ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स है विच इज कॉल्ड एज NAD डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1। इसकी जॉब क्या है? इसकी जॉब ये कि NAD जो होता है जो रिड्यूस फॉर्म में, इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के अंदर। और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्रोटॉन्स आर आल्सो देयर। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कोएंजाइम K को रिड्यूस कर देंगे एंड दिस NAD विल बिकम ऑक्सीडाइज और ये NAD जो होगा ये फिर जाएगा रेस्पिरेटरी चेन के अंदर, या तो ग्लाइकोलाइसिस से या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से या क्रेब्स साइकिल से ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेके वापस आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे कैश कराने के लिए। तो अब NADH इज कन्वर्टेड टू ऑक्सीडाइज स्टेट विच इज NAD and their electrons are received as far as this coenzyme Q is concerned. So NAD dehydrogenase complex 1 is responsible for oxidizing this NADH into NAD and reducing this coenzyme A molecule. Protons इस एनर्जी से, इस दौरान में जो एनर्जी रिलीज होगी, this energy is used to pump these protons। ये प्रोटॉन यहाँ से पंप होंगे इस एनर्जी से, किधर चले जाएंगे? They will enter into the intermembrane स्पेस एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो होगी वहां पर ये पंप होते रहेंगे एनर्जी से। ठीक है जी। दिस पंपिंग इज फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस स्टेप। नाउ कोएंजाइम Q जो होगा इट विल बी ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम रिडक्टेज। साइटोक्रोम रिडक्टेज क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके साइटोक्रोम C जो प्रोटीन है इसको रिड्यूस कर देगा और कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है जी। अब साइटोक्रोम C जो प्रोटीन है, जब ये साइटोक्रोम C प्रोटीन जो होगी ये रिड्यूस होगी, इस दौरान फिर इतनी एनर्जी रिलीज होगी विच इज यूज्ड टू पंप दीज प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये प्रोटॉन जो होंगे दे मेक दिस एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक। हाइड्रोजन आयन यहाँ पर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के मुकाबले में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से साइटोक्रोम C जो होगी, इसको साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करने के लिए फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है एंजाइम का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इट विल बी रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस साइटोक्रोम C। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इससे एंड दीज आर गिवन टू दिस 1/2 O2 which is final acceptor of electrons and protons and again the energy is released which is used to pump protons from matrix to intermembrane space। अब इन 3 स्टेप्स के दौरान में जो एनर्जी रिलीज होगी स्टेप बाय स्टेप, इट इज एक्चुअली पंपिंग प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड दे आर क्रिएटिंग
ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और देन दिस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, यानी एक एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, एक एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज होगा और एक एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। यानी हर NADH जो मॉलिक्यूल है जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इसकी एनर्जी से 3 ATP बनते हैं, ठीक है जी। और इसकी प्रोटॉन्स की पंपिंग में NAD डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये इन कॉम्प्लेक्स में से प्रोटॉन पंप होके ऊपर जा रहे हैं और वहां पर कंसंट्रेशन इनकी इंक्रीज हो रही है। नाउ आफ्टर पंपिंग इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दे विल कम बैक थ्रू दिस ATP synthetase which is called as F0 F1 particles। ये F0 F1 particles जो होते हैं ये आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल जो क्रिस्टी है इसके ऊपर ये नो ब्लैक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये इसकी सरफेस पे होते हैं एंड दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ दिस एनर्जी विच इज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ATP, ठीक है जी। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से स्टेप बाय स्टेप ये इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन तक पहुंचेंगे, इस ऑक्सीजन तक एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन मिलके ये वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे विच इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर। बट स्टेप बाय स्टेप जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज एक्चुअली यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड देन इट विल कम बैक थ्रू दिस F1 पार्टिकल्स एंड देन F0 F1 पार्टिकल से गुजरते वक्त कपलिंग फैक्टर जो होगा यानी ट्रांसड्यूसर जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एनर्जी की एक फॉर्म क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जब मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज कीमियोस्मोसिस व्हेन इट कम्स थ्रू passing through the F0 F1 particles and F0 F1 particles are actually ATP synthetases. They convert this energy into ATP. अब जो FADH2 है, FADH2 is also giving its 2 electrons, यानी इसके 2 electrons हैं और 2 protons. These are also delivered with the help of FAD dehydrogenase. FAD dehydrogenase will get these 2 electrons and proton from FADH2 and given to coenzyme Q, and then the oxidized state of this FADH will leave in the form of FAD oxidized state and it will move towards Krebs cycle where आपको पता है कि जब succinate convert होता है फ्यूमरेट के अंदर तो वहां पे FAD दोबारा FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। It will take high energy electron and proton from succinate and then it will convert this succinate into fumarate and it will get 2 electron and proton and will be given to this electron transport chain किसके थ्रू FAD dehydrogenase जो complex 2 है इसके थ्रू ये coenzyme Q को रिड्यूस करेगा और FAD जो होगा FADH2 रिड्यूस होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर ये जाएगा किसकी तरफ, इट विल गो टू Krebs cycle and then it will again get high energy electron and proton। लेकिन इस स्टेप के दौरान FADH2 जो है वो ATP नहीं बनवा सकता, ठीक है जी। इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती कि विच कैन पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जैसे कि आपके पास ये FAD डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स है इसमें से प्रोटॉन्स की पंपिंग नहीं हो रही होती, तो लिहाजा ये पहला ATP FADH2 नहीं बनवा सकेगा लेकिन बाकी 2 ATP बनवाएगा। लिहाजा जो आपके पास जो 10 NADH हैं ये हर NADH 3 ATP बनवा रहा है तो टोटल ये हो गए 30 ATP और ये ATP कौन से हैं, these ATP are produced as a result of final acceptor which is called as oxygen and this process of synthesis of these ATP is called as oxidative phosphorylation। The process of synthesis of this ATP on electron transport chain of mitochondria are called as oxidative phosphorylation। So 10 NADH कितने बनवाएंगे 30 ATP और 2 FADH2 कितने ATP बनवाएंगे मल्टीप्लाई बाय 2 these are 4 ATP और टोटल आपके पास 34 ATP बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन।
यानी NADH और FADH जो ग्लूकोज से रिलीज होंगे 10 NADH and 2 FADH, they are responsible for synthesis of 34 ATP. These ATP are oxidative phosphorylated ATPs. अब प्रोकैरियोट्स में तो ये 34 ही बनेंगे, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स के अंदर जो ये वाले जो NADH2 हैं, ये NADH2 जो होता है ये साइटोसोल में बन रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो आप इन NADH को यहां से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक आने के लिए जो एक ATP के बराबर एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो लिहाजा जो ये वाले NADH2 होंगे, ठीक है ना, 2 NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में बने हुए हैं, ये NADH2 3 ATP बनवाने के बजाय 2 ATP बनाएंगे, क्योंकि इन NADH2 को ट्रेवल करा के यानी मूव करके साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक आने में जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है विच इज इक्वल टू 1 ATP। सो टोटल ये 2 NADH2 हैं, लिहाजा 2 ATP इसमें से माइनस हो जाएंगे और 32 ATP बनेंगे किसके अंदर, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब इन 32 में अगर आप 4 ऐड कर लें, कौन से ATP, जो 2 ग्लाइकोलाइसिस में बने थे और 2 क्रेब्स साइकिल में बने थे, तो ये कितने हो जाएंगे, दीज विल बी 36 ATP इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में आप 34 ATP के साथ 4 ATP अगर ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे टोटल 38 ATP। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 38 ATP बनेंगे और यूकैरियोट्स के अंदर 36 ATP बनेंगे टोटल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। सो आपने देख लिया कि इनके साथ प्रोकैरियोट्स चूंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है और ये सारा प्रोसेस साइटोसोल के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है। सो लिहाजा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एक ग्लूकोज से 38 ATP बनेंगे और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एक ग्लूकोज से 36 ATP बनेंगे, बिकॉज NADH which are produced during glycolysis has to travel a lot of distance from cytosol to the mitochondrial matrix, where the net loss of 2 ATP will take place, and आपके पास जो net gain होगी as a result of this glucose oxidation and complete cellular respiration, 1 molecule of glucose will produce 36 ATP in case of eukaryotes and 38 ATP in case of prokaryotes. Thank you so much.